So today we will see that if we can pledge a share or take a loan on a shares, like we have shares of rupees 20 lakhs. So can we take a loan on it? So this is a very common question people have. लोग ये सोचते हैं कि उनके पास अगर शेयर्स पड़े हैं तो वो उन्हें सिर्फ ग्रोथ एंड डिविडेंड्स के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन द टाइम ऑफ नीड आप उन शेयर्स पे लोन भी ले सकते हो। आइए जानते हैं कैसे। सो दीज काइंड्स ऑफ लोन्स आर कॉल्ड एज लोन्स अगेंस्ट शेयर्स। इसमें जो आपके शेयर्स होते हैं उनको एज अ कोलेट्रल यूज़ किया जाता है, जिससे कि अगर आप कभी लोन ना पे कर पाओ तो उसका यूज़ बैंक या एनबीएफसी कर सके आपके अपने लोन अमाउंट को पूरा करने के लिए। सो प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले केवाईसी से, कि आप जो भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर है, इन सब से अपनी केवाईसी को कंप्लायंट करोगे। दूसरा स्टेप जो आता है, जो कि बेसिक स्टेप है, कि आपको कभी भी अगर शेयर्स को अपने एज़ अ कोलेटरल देना है, तो सबसे पहले आपको अपनी डीपीआईडी के थ्रू, डीपीआईडी यानी कि डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हाँ, मैं ये शेयर्स को प्लेज करना चाहता हूँ। तो ये जो आपका डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट है, डीपी है, वो आपके शेयर्स को प्लेज करेगा। एंड ये जो काम है प्लेजिंग वाला, ये सिर्फ़ वर्किंग डेज़ पे ही हो सकता है, नॉन वर्किंग डेज़ पे ये काम नहीं हो सकता। इसके बाद जो होता है, बैंक अपना ई मैंडेट साइन कराता है, जिसमें कि वो आपको अपने ऑनलाइन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें देगा, जिस पे आप साइन करोगे डिजिटली या फिज़िकली। एंड देन उसके बाद आपको वो जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल से 4 स्टेप थे कि सबसे पहले आपकी केवाईसी हुई, आपने अपने शेयर्स को प्लेज किया, आपने डिजिटली साइन किए सारे डॉक्यूमेंट्स जो ई मैंडेट के थे, जिसमें कि आप अपने अकाउंट से डिडक्शन के मैंडेट्स देते हो। और चौथी चीज़ जो आपने की, वो आपका लोन अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स को साइन किया और आपका लोन अप्रूव हो गया। आइए जानते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप कितना अमाउंट का लोन ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको कुछ समझने के लिए एक टर्म पता होनी चाहिए जिसका नाम है लोन टू वैल्यू। यानी कि जो वैल्यू है आपके शेयर्स की, उस पे आपको कितना लोन मिल सकता है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके पास से 20 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो उस पे आप कितना लोन ले सकते हो, ये एलटीवी आपको बताता है। तो शेयर्स पे जब आप लोन लेते हो तो इसकी एलटीवी आती है 50% एज़ पर द आरबीआई गाइडलाइंस। 50% यानी कि अगर आपके पास 20 लैक्स के शेयर्स हैं, जिनकी एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में 20 लैक्स है, तो आपको 10 लाख रुपीज़ तक का ही लोन मिल सकता है। ये मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ हो सकता है, जो लोन की वैल्यू हो सकती है, यानी कि अप टू 2 करोड़ रुपीज़ के पास अभी अगर आपके पास शेयर्स हैं, तो उनकी वैल्यू 1 करोड़ आपको मिल सकती है। एंड अगर आप ये लोन एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लेने जाते हो, तो वहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के शेयर्स हैं, तो वहाँ आपको इससे ज़्यादा का लोन शेयर्स के ऊपर मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एलटीवी हर बार 50% ही रहेगा? यानी कि अगर हमारे पास 20 लाख रुपए हैं, तो क्या हमें हमेशा 10 लाख का लोन मिल ही जाएगा? नहीं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि आपने किस तरीके के स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है, किस तरीके के शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ज़्यादातर लार्ज कैप के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, जिनकी थोड़ी वोलेटिलिटी कम होती है, जिनके थोड़ा-सा डूबने का डर कम रहता है, देन इन दैट केस आपकी शायद एलटीवी ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा नहीं, लेकिन मेबी हाँ 40%, 45, 50% पूरी आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपके शेयर्स मान लीजिए स्मॉल कैप के, मिड कैप के, या कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत वोलेटाइल है नेचर में, तो आपकी लोन टू वैल्यू कम की जा सकती है, इवन लेस देन 20%, 15% तक भी। ये डिपेंड करता है बैंक या एनबीएफसी के अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स पे कि वो क्या ऑप्ट करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शेयर्स को वो एक्सक्लूड कर देते हैं, उनकी वैल्यू को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। एंड टोटली ये फ़ॉर्मूला उन पे डिराइव करता है कि वो एलटीवी कितना देंगे और आपको कितने वैल्यू का लोन दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, कि अगर हमने 20 लैक्स के शेयर्स पे 10 लैक्स का लोन ले लिया, भाई एलटीवी मिल गई, सब कुछ हो गया, लोन स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर मेरे शेयर्स का प्राइस कम हो गया फिर? दिस इज़ द क्वेश्चन, कि शेयर्स पे लोन लेना रिस्की क्यों है? अब आपने 20 लैक्स का लोन लिया, 20 लैक्स की आपकी वैल्यू थी, 10 लैक्स का आपने लोन लिया, एंड अब आपकी लोन की वैल्यू अभी चल रही है 50%। मान लीजिए मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आपके जो
शेयर्स की वैल्यू है वो रिड्यूस होके 20% से 15% चली जाती है। तो अब आपकी लोन टू वैल्यू तो भाई बढ़ गई। लोन है आपके पास 10 लाख रुपीज़ का, बट अभी आपके जो शेयर की वैल्यू है वो तो सिर्फ 15 लाख है। यानी कि आपके पास 2/3 ऑफ द वैल्यू लोन पड़ी हुई है, मतलब कि आपका जो परसेंटेज है एलटीवी का वो 66.66% हो गया है। तो इस केस में क्या किया जाएगा इमीडिएटली? एंड लेट मी टेल यू कि दिस हैपेंस ऑन डे टू डे बेसिस। एवरी डे आपका एलटीवी कैलकुलेट किया जाता है। एंड अगर आपका एलटीवी एक्सीड करता है 50% से ज़्यादा, तो फिर आपको उन केसेस में 2 ऑप्शंस आपको पास होते हैं कि उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो। सबसे पहली बात हम इसी केस में बात करते हैं कि लोन की जो शेयर्स की वैल्यू है वो आ चुकी है 15 लैक्स पे। अब आपके पास पहला ऑप्शन है कि आपको वापस एलटीवी अगर 50% पे लाना है तो आप 5 लाख रुपीज़ के और शेयर्स प्लेज करो, जिनकी करंट वैल्यू 5 लाख रुपीज़ हो। एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है अपना लोन थोड़ा-सा रीपे करो, जिससे कि आपकी एलटीवी 50% पे आ जाए। यानी कि इस केस में अगर 15 लैक्स के हमारे शेयर्स हो चुके हैं वैल्यू में, तो 15 लाख का 50% 7.5 लैक्स होता है। तो आपको 2.5 लाख रुपीज़ रीपे करने पड़ेंगे इमीडिएटली। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है अगर आप शेयर्स पे लोन लेते हो तो, ठीक है? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप शेयर्स पे लोन ले रहे हो तो यू हैव टू बी इमीडिएटली रेडी टू मेंटेन द एलटीवी। अदरवाइज़ बैंक आपके उन शेयर्स की वैल्यू को आफ्टर 7 डेज़ पूरा बेच सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो शेयर वैल्यू आपके हाथ में ज़ीरो हो जाएगी। विद आपको 7 डेज़ का टाइम मिलेगा उसको रिकंसाइल करने के लिए, लेकिन आफ्टर 7 डेज़ बैंक या एनबीएफसी उन शेयर्स को कंप्लीटली बेच सकता है। सो अभी आते हैं कि हमारी रीपेमेंट फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं इसमें। पहली चीज़ कि इसमें ईएमआईज़ नहीं होती हैं। इसमें आप प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ नहीं पे करते हो। हर मंथ आप सिर्फ़ इंटरेस्ट को पे करते हो। होपफुली अगर आपने ऐसे किसी ने लोन लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप जो पूरे लोन की अमाउंट का इंटरेस्ट है, जो कि यूजुअली 9 से 12% के बीच में रहता है, उसको ही आप पे करते हो। प्रिंसिपल आप उस टाइम पे नहीं करते। प्रिंसिपल आप एट द एंड ऑफ द टेन्योर पे करते हो, ठीक है? एंड यूजुअली जो ये लोन्स होते हैं उनके उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर ही होता है। एंड इसका ऑब्वियस रीज़न है कि शेयर्स बहुत वोलेटाइल होते हैं, उनकी वैल्यू कब शूट कर जाए, कब नीचे आ जाए, इसका कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए इनकी जो मैक्सिमम टेन्योर रखा गया है शेयर्स के लोन लेने का वो 1 ईयर रखा गया है। तो आते हैं आज के फाइनल कंक्लूज़न पे कि क्या हमें लोन लेना चाहिए शेयर्स पे? अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है शेयर्स का, क्या आपको लोन लेना चाहिए? देखिए, पहली तो ये सबसे बहुत ही रिस्की गेम है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आप ले सकते हैं एक टाइम के लिए, अगर मार्केट स्टेबल है तो। लाइक अगर हम जनवरी 2026 की बात करें, मार्केट इज़ नॉट स्टेबल, है ना? जो आपके कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइस आसमान छू रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में अगर आप कहें कि आप शेयर्स पे लोन लेना चाहते हैं, तो दैट माइट बी अ फूलिश आइडिया। तो आपको काफ़ी चीज़ें जज करने के बाद ही उस लोन के लिए जाना है, क्योंकि यू माइट लूज़ अ लॉट ऑफ योर ओन शेयर्स विद इन जस्ट 2-3 मंथ्स। तो आपको ये बहुत सोच समझ के लोन लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है एंड दैट्स इट। अगर आप उसको एलटीवी कंप्लाई कर सकते हैं, तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। बट हाँ, इस वीडियो का पर्पस ये है कि यू शुड नो यू हैव अ ऑप्शन, दैट इज़ द मेन पॉइंट हियर। Okay, so well, that was all about on LAS, loan against shares. So stay tuned for more such kind of videos. Thanks for watching.